चलिए, ऑन अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, कितना आदमी जो है आप में से कितने लोग हैं जो इसको पढ़े थे पहले? हम जो बोले हुए थे ना आप लोगों को पढ़ने के लिए, कल किसी ने पढ़े थे? पढ़े? अच्छा चलिए, दीपमाला जी बोले हैं कि हाँ पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े हैं या मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है उसलिए? चलिए, पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो और अच्छी बात है ना? अच्छा, बोथ बोथ के लिए ए और बी बोथ, है ना? चलिए, ये अच्छी बात है। ये बोथ वाला ऑप्शन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इम्पोर्टेंट आपका ये रहता है ना? तो आपने भी बोथ को चूज़ किया, ये आपका बहुत अच्छी बात है। हम लोग इधर भी खोल लेते हैं पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलाटेली, ठीक है? फिलाटेली के ऊपर। अच्छा, कोई हमको बताइएगा कि फिलाटेली शब्द जो है ये कैसे बना? एनी आइडिया? फिलाटेली शब्द जो है ये कैसे बना? किसी का आइडिया है, याद है किसी को? फिलाटेली शब्द जो होता है ये दो शब्द का मिश्रण है, ठीक है? खास करके आप जब कहीं पे जाते हैं, फिलाटेली के ऊपर कोई आपका डिस्कशन रहता है तो वहाँ के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रख सकते हैं। फिलाटेली शब्द जो है इट इज एन एमलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड है, एक है फिलोज और एक है एटेलिया, ठीक है? क्या क्या है? फिलोज है और एटेलिया है। फिलोज का मतलब क्या है? फिलोज का मतलब होता है लव। और एटेलिया का मतलब क्या होता है? एटेलिया का मतलब होता है विच इज टैक्स फ्री, है ना? फिलोज का मतलब हुआ लव और एटेलिया का मतलब हुआ विच इज टैक्स फ्री। तो फिलोज प्लस एटेलिया ये दो शब्द मिलके आपका बनता है द टर्म फिलाटेली। जिस टर्म को पहली बार जितना हमको याद आ रहा है, जॉर्ज हार्पिन नाम का एक भाई साहब थे एक पुराने जमाने में। तो उन्होंने क्या किया था, पहली बार ही हैज कॉइन्ड द टर्म फिलाटेली, है ना? फिलाटेली ये शब्द जो है पहली बार जॉर्ज हर्पिन के द्वारा ये दो शब्द को मिला के बनाया गया था, फिलोज प्लस एटेलिया। फिलोज का मतलब होता है लव यानी कि प्रेम, और एटेलिया का मतलब होता है विच इज टैक्स फ्री। तो बात आता है कि भाई ये फिलाटेली में क्यों हम ऐसा बोलते हैं? तो फंडा आपको याद रखना है, हम लोग जब आर्टिकल में पोस्टेज स्टैंप लगाते हैं, मेरा बात क्लियर होना है, कोई इशू नहीं है ना? ऑडियो वीडियो, वीडियो तो मेरा चेहरा एक्चुअली मुंह दिखाने काबिल हम है नहीं, इसलिए मुंह किसी को हम दिखाते नहीं, है ना? जिस कारण से आप लोग हमको देख नहीं पाते हैं, हम अंधेरे में रहते हैं, अंधेरा कायम रहे करके रहते हैं, है ना? तो आपका ये दो ऑड मिलके होता है। और अब देखिए, जब हम कोई आर्टिकल को बुक करते हैं तो पहले क्या होता था, जिसने आर्टिकल को बुक किया, अब दूसरा बंदा जो है उसके पास गया, तो जिसने बुक किया ना पैसा वो नहीं देता था। अब मान लीजिए शुभेंदु को इच्छा हुआ विशाल जी को एक आपका आर्टिकल भेजेगा। अब शुभेंदु ने वो आर्टिकल भेज दिया, अब पैसा शुभेंदु को नहीं देना, पैसा विशाल को देना है। तो विशाल को बेसिकली जो पैसा देना होता था उसी को बोला जाता था टैक्स। आज भी आप देखिएगा कोई अनपेड आर्टिकल अगर होता है तो अनपेड आर्टिकल का जो पोस्टेज ड्यू रहता है उसका जो कलेक्शन का प्रक्रिया होता है उसको क्या बोला जाता है, कोई बताइएगा? द प्रोसीड्योर फॉर कलेक्शन ऑफ अनपेड पोस्टेज इज नोन एज, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बताइए? याद है किसी को? आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? आप थम्स अप दिख रहे, अनपेड नहीं रामकृष्ण जी, अनपेड तो आर्टिकल है, ठीक है। टैक्सेशन, टैक्सेशन और टैक्सिंग, वेरी गुड शांतनु जी, वेरी गुड। उसको क्या बोला जाता है? टैक्सेशन, टैक्सेशन, है ना? तो यहां पे भी देखिए वो टर्म टैक्स आ गया, मतलब जो बंदा उस आर्टिकल को रिसीव कर रहा है वो क्या किया, टैक्स भरा है। उस आर्टिकल का डिलीवरी लेने के लिए उनको टैक्स भरना रहता था। तो पहले आर्टिकल डिलीवरी के समय पे जो बंदा रेसिपिएंट है उनको टैक्स देना रहता है, पोस्टेज ड्यू जो रहता था वो पे करना रहता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सोचा कि भाई चलो ये पैसा वो बंदा क्यों दे रहा है, पैसा जो भेजने वाला है वो अगर पोस्टेज स्टैंप लगा देगा
है ना। तो उनको क्या करना है, ये जो भेजने वाला है उसने ही पैसा दे दिया, तो सेकंड वाला के लिए क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गया। जिस कारण से इस घटना को, मतलब ये जो प्रक्रिया है ना, इसी कारण से आपका यहां पे आया ये एटेलिया शब्द, क्योंकि स्टैंप लगाने पे बेसिकली पोस्टेज स्टैंप का स्टडी, पोस्टेज रिलेटेड आपका जो डिफरेंट मटेरियल वगैरह है उसका स्टडी आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। पर एक आपका बेसिक जो है इसके भीतर आ जाता है पोस्टेज स्टैंप। पोस्टेज स्टैंप लगाने से क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, जिस कारण से ये दो शब्द मिला के इस फिलाटेली शब्द जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। ये आपके एग्जाम पे कभी पूछेगा नहीं, हम 100% गारंटी देते हैं, दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। बट ये जानना जो है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा कहानी की तरह याद रखिएगा, तो हो सकता है कभी ना कभी काम आएगा, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि फिलाटेली का जो डेफिनेशन हमारा यहां पे दिया गया वो क्या बता रहा है। तो देखिए फिलाटेली का डेफिनेशन में हमारा बोला जा रहा है द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ। देखिए सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए, जो लोग इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, बीबी के साथ बात कर रहे हैं, बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ स्टैंप्स, पोस्टल स्टेशनरी, पोस्टमार्क एंड अदर फिलाटेलिक मटेरियल। तो खाली पोस्टेज स्टैंप का स्टडी इज नॉट कॉल्ड एज इज नॉट कॉल्ड एज फिलाटेली। पोस्टेज स्टैंप तो है ही, साथ ही साथ पोस्टल स्टेशनरी भी है, उसके भीतर आपका इन्वेलप आ जाएगा, उसके भीतर आपका पोस्ट कार्ड आ जाएगा, उसके भीतर आपका डिफरेंट ब्रोशियोर आ जाएगा, फर्स्ट डे कवर आ जाएगा, स्पेशल कवर आ जाएगा, मिंट शीट आ जाएगा, मिनिएचर शीट आ जाएगा, सारा चीज उसके भीतर कवर्ड है। उसके भीतर आपका पोस्ट मार्क भी आ जाएगा, उसके भीतर अदर फिलाटेलिक मटेरियल्स भी आ जाएगा। तो डिफरेंट स्टैम्प, पोस्टल स्टेशनरी, पोस्टमार्क, अदर फिलाटेलिक मटेरियल, ये सारा चीज का जो स्टडी होता है, साथ में कलेक्शन होता है। देखिए ये खाली पढ़ना पढ़ना नहीं है, पढ़ना है और साथ में कलेक्शन है। यहाँ पे एंड बोला गया, वर नहीं, ये भी ध्यान रखना है, कभी बोल देगा स्टडी और कलेक्शन वगैरह जो भी है ना। तो आपको याद रखना है द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ स्टैंप्स, पोस्टल स्टेशनरी, पोस्ट मार्क और एंड अदर फिलाटेलिक मटेरियल जो है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिलाटेली। फिलाटेली शब्द, दिस इज द एमलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स, जितना हमको याद आ रहा है ग्रीक वर्ड होगा, इधर ग्रीक और लैटिन, है ना, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है। तो ये फिलोज और एटेलिया दो शब्द के मिलके इसको आपका बनाया गया। ठीक है, अब इस फिलाटेली का जो ऑपरेशनल प्रोसीड्योर है, द ऑपरेशनल प्रोसीड्योर हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हमको बताइए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, हमारा ये पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन के कौन सा वाला रूल में आपका बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, कहां पे बताया गया था, 178, 179, 180। वेरी गुड शुभेंदु जी, 178, 179 एंड 180। ठीक है, तो ये हमारा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा ये जो फिलाटेलिक मटेरियल्स है, इसके भीतर क्या क्या आ जाएगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो म्यूट कर लीजिए शुभेंदु जी, और शुभेंदु म्यूट कर लीजिए। यस। और जब भी हम लोग सवाल पूछेंगे तो ज्यादातर हम लोग प्रयास करेंगे कि पब्लिक चैट में जवाब दे दे। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा तो उस जगह पे आप अनम्यूट करके भी दे सकते हैं, बट प्रेफर करना है हम लोगों का पब्लिक चैट। तो बाकी लोगों ने भी सुना होगा, तो बाकी किसी दूसरे ने जवाब नहीं दिया, ये गलत बात है ना। वन वे कम्युनिकेशन जो है ना, जैसे वन साइडेड लब होता है वैसे वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन साइडेड लब से ज़्यादा खतरनाक होता है वन वे कम्युनिकेशन, कोई काम का नहीं रहता है ना। वन साइडेड में कम से कम आप खुद कुछ हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्लियर है, बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के बारे में कहाँ कहाँ पे बताया गया, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। हाँ चलिए, अब किशोर का आया, अब्दुल रहमान का आया, और बाकी लोग नहीं जानते हैं तो डोंट नो भी लिख दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो डोंट नो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। वेरी गुड अरूप, वेरी गुड प्रदीप जी, वेरी गुड राकेश, वेरी गुड शांतनु, बहुत बढ़िया, है ना। अक्षय जी वेरी गुड,
विशाल जी आप भी जवाब दे दो, आपका हैंड रेस किए हुए हम देखे हुए हैं। चलिए तो आगे आते हैं, अब क्या क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है दिस मटेरियल शैल बी इशूड सोल्ड एंड एक्टिविटीज देयर ऑन एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये मटेरियल जो है इशू किया जाएगा, सेल किया जाएगा, और इस रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज जो है दिस विल बी गवर्न बाय विच गवर्न एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। और इस मटेरियल के भीतर क्या क्या आएगा, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल इंपॉर्टेंट क्या है, फिलाटेलिक मटेरियल के भीतर क्या क्या आता है। यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। यहां से एक एमसीक्यू सवाल आपका बन सकता है। क्या क्या है इसके भीतर देखिए, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। फिलाटेलिक स्टैंप, फर्स्ट डे कवर, ब्रोशियोर, इंफॉर्मेशन शीट, स्पेशल कवर, मैक्सिम कार्ड, एनुअल पैक, पोस्टल स्टेशनरी एंड वेरियस फिलाटेलिक पब्लिकेशन एंड एंसिलरीज। ठीक है। फिर आपका क्या आया, आर्टवर्क, प्रूफ, प्रोग्रेसिव शीट, प्रिंटेड शीट, प्रिंटिंग प्लेट्स ऑफ फिलाटेलिक स्टैंप्स। साथ में क्या आया, पोस्टमार्क, स्लोगन का जो डिफरेंट डाइज होता है, अदर आर्टिक्राफ्ट्स, ये सारा जो है आपका आ जाएगा, है ना। अदर आर्टिक्राफ्ट यूज्ड इन कलेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ फिलाटेलिक स्टैम्प्स। तो ये सारा चीज जो है आपका फिलाटेलिक मैटर के भीतर आ जाएगा। तो यहां से आपको किस प्रकार से सवाल पूछ सकता है, यहां से आपका किसी चार मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम दे दिया, मटेरियल का नाम दे दिया, और बोल दिया गया वेदर इनमें से कौन सा वाला जो है दिस कम्स अंडर द फिलाटेलिक मटेरियल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फिलाटेलिक मटेरियल एज पर द आईपीओ रेगुलेशन 2024, है ना। तो हमको याद रखना रहेगा कि उसके भीतर, अच्छा ये मैक्सिम कार्ड क्या होता है, कोई बताइएगा। ये ससुरा क्या है, हमको भी नहीं मालूम है। मैक्सिम कार्ड, व्हाट इज मैक्सिम कार्ड, देखते हैं। चलिए आप लोग भी बताइए। अच्छा, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, देखिए नया चीज सीखने को मिला, है ना। मैक्सिम कार्ड इज ऑल्सो नोन एज ए मैक्सिमम कार्ड और मैक्सी कार्ड, एंड इट इज ए कलेक्टेबल आइटम ऑफ फिलाटेली दैट कंबाइंस थ्री की एलिमेंट, पोस्ट कार्ड, पोस्टेज स्टैंप, पोस्ट मार्क। इन तीनों को एक साथ में मैक्सिम कार्ड बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा देवी और सजनों, याद रहेगा ना। मैक्सिम कार्ड किसको बोला जाता है, तो मैक्सिम कार्ड हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो इसके भीतर तीन चीज आपका शामिल होता है, पोस्ट कार्ड, पोस्टेज स्टैंप और आपका पोस्ट मार्क्स। ठीक है, ये बताया जा रहा है, हालांकि कितना सही है कितना गलत है इसके भीतर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैक्सिम कार्ड के भीतर इसी को। चलिए, तो ये हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, हम लोग याद रखेंगे। फिलाटेलिक स्टैम्प दोबारा हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें आएगा। फिलाटेलिक स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, है ना। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, डिफरेंट इवेंट्स वगैरह होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर कभी कभी हम लोग फर्स्ट डे कवर इशू करते हैं, आप लोग देखे होंगे, है ना। मान लीजिए कोई एक जगह है जहाँ पे इनोग्रेशन हो रहा है ना। एक मान लीजिए प्लानिटेरियम का इनोग्रेशन हो रहा है आपका कोलकाता में, पटना में, दरभंगा, आपका डिफरेंट जो आपका शहर है वहाँ पे, है ना। तो आपका कहीं पे आपका इनोग्रेशन हो रहा है और वहाँ पे क्या क्या कर दिया गया, एक आपका फर्स्ट डे कवर इशू कर दिया गया। ठीक है, ब्रोशियोर आपका आ जाता है, इंफॉर्मेशन शीट, इंफॉर्मेशन शीट के भीतर आपका क्या होता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो दिया जाता है। डिफरेंट ब्रोशियोर रहता है जहां पे मान लीजिए साल भर में डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या क्या निकला है उसका डिटेल्स रहता है। स्पेशल कवर आपका आता है जहां पे क्या होता है आपका, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, नॉर्मली हम लोग क्या होता है ना, जहां पे हम लोग स्टैम्प कितने प्रकार होता है, कोई एक बताइएगा। स्टैम्प जो है कितने प्रकार का होता है, स्टैम्प जो है कितने प्रकार का होता है ना। बेसिकली एकदम आम आम, अगर मतलब बाकी ज्यादा हमको डिटेल्स में नहीं जाना है, ब्रॉडली Two अगर two क्लासिफाई करें types. तो उसके भीतर दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है, डेफिनेटिव स्टैंप और कमेमोरेटिव स्टैंप, है ना। कॉमेमोरेटिव स्टैंप क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी पात्र, ये सबको हम लोग कमेमोरेट करने के लिए जो स्टैंप इशू करते हैं उसको बोलते हैं कमेमोरेटिव स्टैंप। और कमेमोरेटिव स्टैंप का जब इशू होता है उसके लिए एक फिलाटेलिक एडवाइजरी कमिटी रहता है, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, जो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर ईयर में कौन सा कमेमोरेटिव स्टैंप जो है निकलेगा। ठीक है, अब ये जो आपका
कॉमेमोरेटिव स्टैंप निकला या दूसरा जो भी निकला, है ना। अब मान लीजिए कोई ऐसा घटना है जो आपका नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत जगह पे उसके ऊपर कमेमोरेटिव स्टैंप इशू ना करके दे इश्यूज स्पेशल कवर ऑन दैट इवेंट। क्लियर है? तो स्पेशल कवर इशू कर देता है उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, याद रहेगा। तो ये आपका स्पेशल कवर हो जाता है। मैक्सिम कार्ड हम लोग क्या देखे, मैक्सिम कार्ड के भीतर हमारा क्या बताया गया, तो उसके भीतर जैसे आपका डिफरेंट प्रकार का आइटम आ जाता है। कौन सा आइटम हम लोग देखे मैक्सिम कार्ड के भीतर, पोस्ट कार्ड आता है, डिफरेंट प्रकार का पोस्टेज स्टैंप आता है, पोस्ट कार्ड आता है, पोस्ट मार्क आता है। तो ये सारा चीज जो है ये आपका हो जाता है आपका मैक्सिम कार्ड के डेफिनेशन में। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग, और भी डिफरेंट प्रकार का आर्ट वर्क, इसको कुछ बताने का है नहीं। डिफरेंट प्रूफ्स ऑफ फिलाटेलिक रिलेटेड मैटर, मान लीजिए जैसे आप किसी पर्टिकुलर जगह पे गए और आपको क्या हुआ, जैसे हम बीच में एक जगह पे एक ऑफिस विजिट में गए थे जहां पे हमको 1921 साल का, 1921, आप सोच सकते हैं आज चल रहा है 2024, 1921 साल का ऑर्डर बुक मिला था। ऑर्डर बुक जानते हैं सब लोग, है ना। ऑर्डर बुक फॉर्म नंबर क्या होता है, ऑर्डर बुक का, ऑर्डर बुक का फॉर्म नंबर क्या होता है, आप लोग जुड़े हैं ना। MS1, एम्बेसेड। MS1 कौन सा वाला होता है, MS8। चलिए बाकी लोग बताइए, MS12, अभिजीत जी पिटाई खाइएगा। और लोग बताइए, MS8 रहता है ना। जितना हमको याद आ रहा है, दो प्रकार का आपका ऑर्डर बुक रहता है, एक ऑफिस ऑर्डर बुक और एक आपका पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक। जितना हम अभी रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, MS1 जो था वो आपका पोस्ट मास्टर का था। जितना हमको एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा हमारा भी कंफ्यूजन हो रहा है MS1 और MS8 के भीतर। शशि जी कौन सा है बताइए। MS1 जो है जितना हमको याद आ रहा है वो पोस्ट मास्टर का ऑर्डर बुक होगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम बाद में आपको कंफर्म कर देंगे आपका MS1 और अच्छा या फिर अभी कंफर्म कर देते हैं, एक मिनट प्लीज वेट करिए। MS8 जो है वो हमारा ऑफिस ऑर्डर बुक हो गया और MS1 जो है पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, बिल्कुल हमको भी वही याद आ रहा था। तो MS8 जो है IR पेस्टिंग के लिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर बुक, और वो हमारा होता है पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक। अब मान लीजिए हम एक ऑफिस को विजिट में गए जहां पे देखे 1921 साल का हैंड रिटन IR, है ना। तो ये क्या है, एक प्रूफ है ना, ये एक आपका प्रूफ है। विशाल जी कुछ बताना चाहते हैं आप। ठीक है, तो ये प्रूफ होता है, डिफरेंट प्रकार का आपका प्रोग्रेस शीट होता है, प्रिंटेड शीट होता है, प्रिंटिंग प्लेट आपका प्लेट होता है फिलाटेलिक स्टैम्प का, पोस्टमार्क होता है, स्लोगन का डाई, जैसे हम लोग डिफरेंट आपका स्लोगन का डाई बनाते हैं ना, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर मान लीजिए कुछ और, तो डिपार्टमेंट ऑफ डाक सेवा जन सेवा, तो हम लोग डिफरेंट टाइम पे पोस्ट ऑफिस का डिफरेंट डाई भी बनाते हैं, है ना। तो वो सब जो चीज है, वो सब मैटर जो है, वो भी आपका क्या आता है, फिलाटेलिक प्रोडक्ट के भीतर आपका आ जाता है। अच्छा, आर्टिफैक्ट क्या होता है, आर्टिफैक्ट कौन बताएगा। चलिए हमको भी नहीं मालूम है, एक बार बस देख लेते हैं आर्टिफैक्ट। चलिए, आर्टिफैक्ट बोला जा रहा है, आर्टिफैक्ट रेफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट मेड और मॉडिफाइड बाय ह्यूमन, टिपिकली ऑफ हिस्ट्रिकल और कल्चरल इंटरेस्ट, है ना। तो डिफरेंट प्रकार का आर्टिस्टिक वर्क जिसको ह्यूमन के द्वारा किसी ना किसी तरीके से आपका मॉडिफाई किया गया। जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग जियोग्राफी की किताब में पढ़ते थे, डिफरेंट एरिया में, जैसे आप अंडमान घूमने गए, कोई अंडमान घूमने के लिए गए हैं आप में से कोई, नेचुरल नेचुरल ब्रिज वहां पे आप देखे हुए हैं, नील आइलैंड में अगर आप जाइएगा तो वहां पे आपको, घूमने नहीं गए तो भाई LTC लीजिए, कहा LTC नहीं लेते हैं, इसके ऊपर हमको LTC का क्लास कराना पड़ेगा आप लोगों को और सबको भेजना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक ना ट्रैवल एजेंसी भी है, तो आप लोग अगर घूमने के लिए जाइएगा तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, हम ऑल इंडिया टूर ट्रेवल्स करवाते हैं। ठीक है। इतना सारा धंधा खोल के रखे हैं ना, हमको कभी कभी लग रहा है कि स्विस बैंक में एक अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे इतना पैसे का हम क्या करें, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो आपका
आप लोग अगर घूमने जाएंगे सच में बोलिएगा ये मजाक नहीं था। नेचुरल ब्रिज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल अनुष्वा जी। तो ये जो नेचुरल ब्रिज है ये क्या है, ये आर्टिक्राफ्ट नहीं है, ये आपका आर्टिक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको प्रकृति ने बनाया, इसको नेचर ने बनाया, तो देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन इट। बट अगर हम मान लीजिए कोणार्क का आप सूर्य मंदिर में चले गए, उड़ीसा में बड़ा खूबसूरत बेहद आपका बहुत ही शानदार और मैंने कलाकृति से भरा हुआ आपका एक जगह है ना, तो आप वहां पे गए, वहां पे जो चीज है सारा चीज जो है ह्यूमन ने बनाया है ना, तो वो आपका आर्टिफैक्ट्स के भीतर आ सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में रवि जी देखिए, हम घुमा फिरा के कितना बातें करते रहते हैं, मैन मेड है ना, और खाली मैन मेड नहीं, मतलब मैन के द्वारा ब्यूटीफुली मेड, मैन के द्वारा हम लोग तो कुछ भी बना लेते हैं, पर जो आर्ट रिलेटेड है और मैनमेड है, अदरवाइज ये रोटी सब्जी और मकान भी इसके भीतर आ जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज जो है हमारा क्या आता है, फिलेटेलिक मटेरियल्स के भीतर आता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं डिफरेंट प्रकार का जो पोस्टेज स्टैंप इशू होता है। इसके भीतर दो बेसिक प्रकार हम लोग देखे थे, डेफिनेटिव स्टैंप और आपका कमेमोरेटिव स्टैंप। बट दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, एक्सक्लूसिव लिस्ट ये नहीं है, इसके साथ और भी होता है डिफरेंट प्रकार का स्टैंप, जैसे जैसे आपका स्पेशल स्टैंप होता है, जैसे जॉइंट इशू स्टैंप होता है, जैसे माई स्टैंप होता है। तो बेसिकली 5 प्रकार के पोस्टेज स्टैंप के बारे में हमारा पोस्टल रेगुलेशन जो है 2024 का, उसमें बताया गया है। क्या क्या बताया गया? पहला है, देखिए यहां से एक सवाल आपके एग्जाम पे रह सकता है, ये एक सवाल मतलब आपका 2 नंबर, और जो लोगों को 1-2 नंबर में फेल होता है ना, उनको वो दीपिका पादुकोण वाला डायलॉग याद आता है, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना। और इनको याद आएगा एक एमसीक्यू का सवाल का जो आंसर होता है ना, उसका कीमत तुम क्या जानो, है ना। तो ये सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट है, इसके लिए किसी को भी छोड़ना नहीं है ना। तो डेफिनेटिव स्टैंप क्या बोलता है, देखिए बोला जा रहा है डेफिनेटिव स्टैंप्स मींस स्टैंप्स फॉर एवरीडे पोस्टेज नीड। हमारा हर दिन का, रोज दिन का आर्टिकल को पोस्ट करना है या दूसरा एक्टिविटी है, इसके लिए जो स्टैंप बनता है, बेसिकली मेन नीड इसका हमारा आर्टिकल पोस्टिंग में हम लोग पोस्टेज स्टैंप के रूप में करते हैं। तो ये होता है डेफिनेटिव स्टैंप। इसमें याद क्या क्या रखना है कि ये एवरीडे नीड के लिए होता है, नंबर 1। दूसरा, इट इज रीप्रिंटेड एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत पड़ता है इसका प्रिंट हो जाता है। इसके लिए इंतजार नहीं करना है कि भाई इसका दोबारा प्रिंट नहीं होगा ना, ये आपका मतलब वो ऐसा है नहीं कि तोप से निकला हुआ गोला एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता है ना, ये दोबारा भी होता है, दोबारा भी निकलेगा, तीसरे बार निकलेगा, चलते रहेगा। अब आता है हम लोगों का कमेमोरेटिव स्टैंप। ये क्या है? तो बोला जा रहा है इट इज इशूड ऑन्स, ये होता है एवरीडे पोस्टेज के नीड में और रिप्रिंट होता है, पर ये इशू होता है कब? एक ही बार इशू होता है। क्यों? टू ऑनर एन इवेंट, है ना, किसी घटना को आपका सम्मान करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, मान लीजिए सपोज आईआईटी रुड़की है, आईआईटी कोलकाता मतलब खड़गपुर है, या कोई दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई थीम है, कोई पर्सोनेज है ना, ये सबके लिए आपका इशू होता है कमेमोरेटिव स्टैम्प। और जब ये इशू होता है, इट इज इशूड इन लिमिटेड नंबर, ये लिमिटेड नंबर में होता है कि मान लीजिए 10,000 कॉपी, 50,000 कॉपी इसका इशू होता है, और इट इज बीइंग सोल्ड फॉर लिमिटेड पीरियड। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ऐसे नहीं कि भाई जन्म जन्म तक हम इसको बेचते रहेंगे, तो लिमिटेड पीरियड के लिए ही इसका सेल होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग याद रखेंगे, कमेमोरेटिव स्टैंप होता है और आपका यही इसका मेन फंडा है। फिर आता है मेरा स्पेशल स्टैंप। ये क्या चीज है? तो बोला जा रहा है ये एक थीमेटिक स्टैंप होता है, डिफरेंट थीम के ऊपर बनाया हुआ, जैसे कोई फ्लोरा है, कोई फौना है, कोई आर्ट है, कोई आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर बनाया हुआ थीम बेस्ड स्टैंप जो होता है उसको हम लोग स्पेशल स्टैंप बोलते हैं। फिर आता है आपका जॉइंट इशू स्टैंप। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताया जा रहा है इशूड ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन विथ
अनदर कंट्री, है ना। तो ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारा ज्वाइंट इशू में, जैसे मान लीजिए इंडिया के साथ रशिया का कोई आपका समझौता हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई एमओयू साइंड हुआ, तो वहां पे एक इशू हो गया। इंडिया के साथ फ्रांस का हुआ, इंडिया के साथ मान लीजिए जर्मनी का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, है ना, किसी भी दूसरे देश के साथ, तो ये ज्वाइंट इशू स्टैंप होता है। ठीक है, तो ज्वाइंट इशू स्टैंप में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, दो देश का इन्वॉल्वमेंट, है ना। आपको सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल के साथ आपका उड़ीसा का, या फिर मान लीजिए बिहार का, झारखंड का, आपका कोई दूसरे आपका स्टेट का, मान लीजिए कर्नाटका का हो, केरला का हो, इन दोनों स्टेट के भीतर कोई समझौता हुआ, एमओयू हुआ, वेदर जॉइंट इशू स्टैंप मे बी इशूड ऑन दैट इवेंट, है ना। दो स्टेट के भीतर समझौता हो रहा है, एमओयू साइन हो रहा है, उसके ऊपर ये भी तो ज्वाइंट इशू है ना, वेदर ज्वाइंट इशू स्टैंप में बी इशूड ऑन दैट। बताइए फटाफट से, देवी और सजनों, रवि जी, सची, अभिजीत, बाकी लोगों का जवाब चाहिए, उमेश, दीपमाला और बाकी लोग फटाफट से बताइए, थोड़ा जवाब दीजिए भाई। आपके घर पे खाना भी नहीं मांग रहे हैं और पीना भी नहीं मांग रहे हैं, है ना, जवाब मांग रहे हैं। बस चलिए, वेरी गुड। तो आप लोग जवाब देते तो अच्छा लगता है, बिल्कुल इस इशू के ऊपर नहीं होगा, है ना। पर इंडिया फ्रांस हो, इंडिया जर्मनी हो, इंडिया पाकिस्तान हो, तो ये सब के साथ आपका जॉइंट इशू स्टैम्प जो है निकल सकता है। ठीक है, अगला आता है माई स्टैम्प। ये क्या है, ये है कस्टमाइजेबल स्टैम्प। ये कस्टमाइजेबल स्टैम्प है, बेस्ड ऑन यूजर प्रोवाइडेड एलिमेंट। यूजर के द्वारा कुछ एलिमेंट दिया जाता है जिसके आधार पे कस्टमाइज किया हुआ स्टैम्प रहता है, और हमारे पास कुछ फिक्स्ड डिजाइन है जिसके ऊपर ही नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माई स्टैम्प का प्रिंट होता है ना। अनलेस अगर कोई ऐसा कस्टमाइजेशन वहां पे हुआ जहां पे 50,000 या उससे ज्यादा कॉपी का प्रिंट होता है और वहां पे आपका फुल कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, वो लोग जैसे बोलेगा वैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो हम लोग रेगुलर परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपका फिक्स्ड आपका प्रोफॉर्मा रहता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त का बेटे का जन्मदिन था, तो वहाँ पे मैंने एक आपका माई स्टैम्प, उनको 2-3 माई स्टैम्प बना के गिफ्ट किए थे। तो उसमें क्या था, आपका लाल किला का इमेज था, है ना, आप देखे होंगे। तो ये भी आपका सवाल होता है। चलिए एक सवाल इंपॉर्टेंट आपका, आगे हम लोग जब फिलाटेली के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि मान लीजिए माई स्टैम्प का जो डिफरेंट डिज़ाइन है, ये डिफरेंट डिजाइन जो है वो भी एक सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। माई स्टैम्प का डिफरेंट डिजाइन, उसमें क्या क्या आता है, चलिए ये सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं, कल इसका जवाब आपको ढूंढ के रखना है। हमारे अगले क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा माई स्टैम्प का टोटल कितना अवेलेबल डिजाइन अभी हमारे पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, हमारा इशू जो होता है कमेमोरेटिव स्टैम्प का, उसको कैसे किया जाता है, उसका इशू कैसे होता है, उसके बारे में देखिए यहां पे आपका बताया गया। तो पहली बात जो बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ध्यान रखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एनी सिटीजन कैन प्रपोज ए कमेमोरेटिव स्टैम्प इन अकॉर्डेंस विद एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस स्पेसिफाइड टाइम टू टाइम। तो पहला बात है, कमेमोरेटिव स्टैम्प के इशू के लिए कोई भी सिटीजन जो है प्रपोज कर सकता है। ये बात ध्यान रखिए, ये सवाल आपके पूछा जा सकता है और नॉर्मली 90% लोग है गलत जवाब दे के आ जाएगा, है ना। अच्छा 6 डिजाइन अवेलेबल है, सची और रामकृष्ण ने बताया। क्या क्या डिजाइन अवेलेबल है उसको भी लिख दीजिए, कौन सा डिजाइन फिलहाल अवेलेबल है उसको भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपको याद है तो, अदरवाइज आप बाद में भी बता सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, तो पहला चीज क्या हुआ, कमेमोरेटिव स्टैम्प के लिए कोई भी सिटीजन प्रपोज कर सकता है। द प्रपोजल शैल बी एग्जामिन्ड, ये प्रपोजल को एग्जामिन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस, ऑफ गाइडलाइंस जो हमारा है कमेमोरेटिव स्टैम्प को इशू करने के लिए, तो उसके आधार पे इस जो उनका प्रपोजल रहेगा डिफरेंट एरिया से आएगा, उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे। एंड अप्रूव्ड स्टैम्प शैल बी परचेज्ड इन सेट क्वांटिटीज अनलेस एक्सेप्शन अलाउज, है ना। और उसके बाद जाके उसका प्रिंटिंग वगैरह जो है वो हमारा चलेगा।
स्टैम्प वैल्यू शैल बी अलाइंड विथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पोस्टल रेट। तो जब हम कोई स्टैम्प इशू करेंगे तो ध्यान रखेंगे डिफरेंट कंट्री में जो पोस्टल का रेट है उसके साथ प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, है ना। जो हमारा पोस्टल रेट है उसी के आधार पे होना चाहिए हमारा इस स्टैम्प का वैल्यू। तो स्टैम्प वैल्यू शैल बी अलाइंड विथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पोस्टल रेट। स्टैम्प शैल नॉट बी इशूड फीचरिंग द लिविंग इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है? पोस्टेज जब हम कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू करेंगे ना तो किसी जिंदा लोगों के लिए, किसी जिंदा व्यक्ति के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए हम इस स्टैम्प को इशू नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है एक्स, है ना, वो सोच लिया कि भाई हमारे नाम पे एक कमेमोरेटिव स्टैम्प बना देते हैं। तो भाई अब जीवित हैं तो आपके नाम पे कमेमोरेटिव स्टैम्प नहीं बनेगा, आप ऊपर पहुंचने के बाद आपके नाम पे बन सकता है अगर हमारा जो कमिटी है वो उसको जस्टिफाइड समझे तो। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अप्रूव ऑल स्टैम्प डिजाइन एंड डिनोमिनेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका अप्रूवल चाहिए, डिफरेंट जो डिजाइन रहेगा सारा डिजाइन के ऊपर, सारा डिनोमिनेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो जरूरी है। ठीक है। फिलेटेलिक आइटम्स जैसे स्टैम्प, ब्रोशियोर, फर्स्ट डे कवर शैल बी सोल्ड एट देयर डिनोटेड एंड स्पेसिफाइड वैल्यूज बाय द पोस्ट ऑफिस। तो जब भी कोई स्टैम्प को हम सेल करेंगे, ब्रोशियोर को सेल करेंगे, फर्स्ट डे कवर को हम सेल करेंगे, ये सब हमारा फिलेटेलिक आइटम के भीतर आता है। तो बोला जा रहा है उसमें जो वैल्यू हमारे द्वारा डिनोट किया जाएगा उसी वैल्यू में ये बिकेगा। तो अलग अलग आइटम आपका अलग अलग वैल्यू में बिक सकता है। जैसे जैसे इसको इस कारण से और बोला गया, मान लीजिए ये मेरा एक आपका मान लीजिए हमारा स्पेशल कवर है और इस स्पेशल कवर में हमने एक पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया, यूज किया, जिसका वैल्यू है 10 रुपया, बट इस स्पेशल कवर का दाम है 50 रुपया, है ना। तो भाई स्टैम्प तो मेरा 10 रुपया का है बट आप 50 रुपया क्यों लगा रहे हो भाई? तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा डिनोटेड रहेगा, जो स्पेसिफाइड वैल्यू रहेगा उसके सेल के लिए, वो वैल्यू कस्टमर को पे करना रहेगा। यहाँ पे हम आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आगे आते हैं। अब जब हमारा ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तो देगा बट ऐसे ही नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कैसे देगा? तो बोला जा रहा है उसके लिए बनता है फिलेटेलिक एडवाइजरी कमिटी। याद रहेगा इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को नहीं पूछेगा, अगर आप बच्चे होते तो पूछता है, जैसे एमटीएस का एग्जाम दे रहा है कोई या फिर मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट का, वहां पे पूछ सकता है पीएससी का फुल फॉर्म क्या है ना। आप लोगों को पूछने का चांसेस कम है बट फिर भी याद रखना है, पीएससी स्टैंड्स फॉर फिलेटेलिक एडवाइजरी कमिटी। पीएससी स्टैंड्स फॉर फिलेटेलिक एडवाइजरी कमिटी। अब मान लीजिए आपको अगर एग्जाम पे पूछता है ना, अच्छा फ्लावर, बर्थडे, वैष्णो देवी, रेड फोर्ट, ये कितना हुआ? 2 3 4 हुआ, बाकी चलिए बाकी देख लीजिए। अच्छा बर्थडे का भी होता है ना, चलिए। तो ये हमारा हुआ फिलेटेलिक एडवाइजरी कमिटी। तो आपको अगर सवाल पूछेगा ना तो फिलाटेलिक के बदले इसको फिलाटेली कर देगा, जितना हमको लगता है फिलाटेली कर देगा। दूसरा कहाँ पे चेंज कर सकता है? चलिए एक काम करिए, फटाफट से सब लोग स्पेलिंग लिखिए, फटाफट से हम जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। कमिटी का स्पेलिंग क्या है बताइए फटाफट से। कमिटी का स्पेलिंग फटाफट से पब्लिक चैट में लिखिए, कमिटी का स्पेलिंग क्या है? चलिए वेरी गुड, है ना, COMMI, तो आपको अगर एग्जाम पे ये पूछेगा ना तो देखिएगा वो कमिटी का ई छूटा हुआ रहेगा या एम छूटा हुआ रहेगा या टी छूटा हुआ रहेगा, है ना। पूछेगा नहीं बट अगर पूछेगा तो वो चांसेस आपका हो सकता है। अब फिलेटेलिक एडवाइजरी कमिटी क्या करता है? तो बोलता है कि ये भाई लोग क्या करता है भाई, ये लोग एडवाइसेस ऑन द कमेमोरेटिव स्टैंप, स्पेशल स्टैंप एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। तो आपको याद रखना है ये लोग खाली कमेमोरेटिव स्टैंप के ऊपर ही एडवाइस नहीं देते हैं, स्पेशल स्टैंप के ऊपर। जो स्पेशल स्टैंप किसके ऊपर बनता है एक बार बताइए फटाफट से हमको। स्पेशल स्टैंप, अच्छा ये सब फोन पे मार दिए हैं,
तभी हम सोच रहे हैं कि ससुरा कोई गलती का है नहीं करता है ना, एक आदमी ने भी गलती नहीं किया। तत् स्पेशल पिटाई खाइएगा सची जी। स्पेशल स्टैम्प दो दो नेशंस के भीतर होता है, दो नेशंस के भीतर ज्वाइंट इशू वाला था ना, दो नेशन के भीतर कौन सा था, ज्वाइंट इशू वाला था। फ्लोरा फोना है ना, ये सब हम लोग देखे हुए थे, याद करके देखिए, याद आया है ना। तो वो आपका आता है किसके भीतर, स्पेशल स्टैम्प के भीतर। देखिए ये सवाल, गरम पानी का मजा ही कुछ और है ना। हम लोग यहाँ पे देखे थे, याद करके देखिए, कहा गया ये स्पेशल स्टैम्प, ये एक नंबर आपको याद रखना है। देखिए ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम पे पूछेगा ना तो मेरा नाम याद आएगा कि सर ने बोले थे, हमने भूल गया था। स्पेशल स्टैम्प जो होता है एक थीमेटिक स्टैम्प होता है, डिफरेंट थीम के ऊपर बेस्ड, जैसे डिफरेंट फ्लोरा होता है, डिफरेंट फोना होता है। अच्छा बताइए, ये फ्लोरा और फोना के भीतर कौन सा वाला प्लांट होता है, कौन सा वाला एनिमल होता है। फ्लोरा जो है वेदर इट इज ए प्लांट और एनिमल, कौन है बायोलॉजी का शेर, फ्लोरा जो होता है, बिल्कुल फ्लोरा जो होता है वो प्लांट होता है, और फोना जो होता है वो आपका एनिमल टाइप होता है। हम इसको याद रखते हैं ना, फोना जो होता है ना बंगाल में होता है, सांप का फोना होता है, मतलब सांप जो हाथ खड़ा करता है ना, तो उसको हम लोग फोना बोलते हैं कि फोना उठाया है ना। तो वही से हम याद रखते हैं कि भाई वो एनिमल है इसलिए वो फोना उठाता है। तो फ्लोरा जो है आपका प्लांट है और फोना जो है हमारा एनिमल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्पेशल स्टैम्प जो है डिफरेंट फ्लोरा के ऊपर, फोना के ऊपर, मान लीजिए किसी शेर के ऊपर, रॉयल बंगाल टाइगर, अब रॉयल बंगाल टाइगर के ऊपर हम जब बनाएंगे तो हम क्या इशू करेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। रॉयल बंगाल टाइगर के ऊपर हम लोग क्या इशू करेंगे, है ना, वेदर हम उसके ऊपर कमेमोरेटिव स्टैंप इशू करेंगे या फिर नॉर्मली उसके ऊपर हमारा स्पेशल स्टैंप इशू होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, बिल्कुल, तो हमारा स्पेशल स्टैम्प जो है उसके ऊपर इशू होना चाहिए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला बात ये याद रहेगा, कमेमोरेटिव स्टैम्प के लिए भी, आपका स्पेशल स्टैम्प के लिए भी, और इस प्रकार का फिलाटेली रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स के लिए आपका ये कमिटी जो है आपका एडवाइस करता है। अब बात आता है इस कमिटी में मेंबर में कौन कौन रहेगा। तो ये बोला कि जो यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो अब अभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जो हमारा मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। वेरी गुड, लगता है अक्षय को पहले से पता था हम सवाल क्या पूछने वाले हैं, है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ये हमारा हो गया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये हमारा क्या हो जाएंगे, तो एफएसी का हमारा मेंबर हो जाएंगे। अब देखिए ये बोला जा रहा है कि द यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन शैल बी द एक्स ऑफियो चेयरपर्सन। आपको सवाल कैसे पूछ सकता है, आपको सवाल ये नहीं पूछेगा यूनियन मिनिस्टर मिनिस्टर देके, आपको पूछेगा हु इज द चेयरपर्सन, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ फिलाटेलिक एडवाइजरी कमिटी, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ फिलेटेलिक एडवाइजरी कमिटी। आप ढूंढते रहोगे, आपको अगर याद नहीं रहेगा कि ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वही हमारा आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। अच्छा, एक्स ऑफिशियो का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ डिजिग्नेशन आप बोल सकते हैं, पद के आधार पर। मान लीजिए जो भी हमारा उस पद में रहेंगे, मान लीजिए पिछले कुछ दिन पहले हमारा अश्विनी वैष्णव जी थे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस थे, तो उनके लिए अलग से कुछ करना नहीं है भाई, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, कुर्सी चेयर जो भी है वो आपका हमारा हो जाएंगे चेयरपर्सन ऑफ फिलाटेलिक एडवाइजरी कमिटी। एंड ये जो हमारा रहेगा चेयरपर्सन रहेगा, ये क्या करेगा, ही शैल नॉमिनेट द ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स,
इसका कौन कौन ऑफिशियल मेंबर बनेगा और कौन कौन नॉन ऑफिशियल मेंबर बनेगा। मतलब मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से हम ले लेंगे ऑफिशियल मेंबर अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बट सम नॉलेजेबल पर्सन, सम एमिनेंट फिलाटेलिस्ट, इन लोगों को हम ले लेंगे इसका नॉन ऑफिशियल मेंबर के भीतर, है ना। तो ये कौन चूज करेगा, कौन कौन बनेगा, तो जो हमारा चेयरपर्सन है इसका, यही हमारा उन लोगों को चूज करेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम स्टैम्प एफिक्सिंग। क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है स्टैम्प एफिक्स टू एन आइटम मस्ट बी कंप्लीटली एडहरेंट टू द आइटम इटसेल्फ। एडहरेंट का मतलब क्या होता है, एकदम पूरा लिपटे हुआ, है ना, एक दूसरे के साथ पूरा एकदम, जिसमें कोई आपका अंदर से हवा पानी कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका एडहरेंट। याद रहेगा, स्टैम्प जो होगा इस तरीके से एडहरेंट रहेगा, मतलब उसके साथ पूरा चिपटा हुआ रहेगा, अलग से इधर उधर से बाहर नहीं निकला हुआ रहेगा। ठीक है, द स्टैम्प शुड बी एफिक्स्ड। देखिए ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि स्टैम्प को हमको कहाँ एफिक्स करना है, तो बोला जा रहा है स्टैम्प शुड बी एफिक्स्ड ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। एड्रेस साइड जो होता है, ये मान लीजिए मेरा आर्टिकल है ना, ये है मेरा आर्टिकल। ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत घटिया है, ड्राइंग मुझसे ज़्यादा घटिया है ना। हम अगर मेरा हैंडराइटिंग दिखा देते हैं ना शादी के वक्त, मैं कंफर्म गारंटी देता हूँ मेरा चेहरा देख के, कम से कम चेहरा भी खराब है फिर भी मेरा बीबी जो है राजी हो गई थी, बट अगर हैंडराइटिंग दिखा देते तो हम 100% गारंटी देते हैं कि कभी हमसे शादी नहीं करती, है ना। तो ये मेरा जो गलत वाला घटिया वाला हैंडराइटिंग है, इसके भीतर आपको दिख रहा होगा। तो बताइए, ये नंबर हम कर देते हैं, 1 2 3 ये है और 4 ये है। तो कहाँ हमारा पोस्टेज स्टैंप लगेगा, 1 में 2 में 3 में 4 में, 4 में रहेगा हमारा पोस्टेज स्टैंप। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे का एक सवाल हम अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, बट आपको पूछना है, बताइए टू एड्रेस कहां पे रहेगा। टू एड्रेस कहां पे रहेगा, 2 में। अंशु जी सोच के बताइए। अरे दीपमाला जी, ये एकदम क्या बोले, दोनों जो है बहुत डांट सुनने वाला आंसर दिए हैं। अक्षय जी, चलिए शशि जी, अच्छा 3 में। चलिए अब देखिए आगे हम लोग आएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई हम लोग इसका जवाब कहाँ है, यहां पे। मतलब इट इज नॉट इन 3, नॉट इन 4, बट इन 3 4 आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, एड्रेस वाला क्लियर हो रहा है। एड्रेस जो है इस तरीके से आपका रहेगा, कुछ पोर्शन आपका 3 में, कुछ पोर्शन आपका 4 में, साथ में आपका गैप भी रहेगा। ठीक है, गैप कितना रहेगा आगे हम लोग जब लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, बट याद रखिए 3 4 मिला के रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पोस्टेज स्टैंप हमारा कहा होता है, पोस्टेज स्टैंप इज एफिक्स टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। The provision of this regulation shall apply to the franking of item in toto। तो जैसे हमारा हमारा ये जो स्टैम्प का फंडा है ना, तो सिमिलरली हमारा फ्रैंकिंग वाला फंडा भी आ जाता है। तो स्टैम्प भी हम लोग टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे इसमें लगाते हैं, और फ्रैंकिंग इंप्रेशन जो है वो भी हम ये टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे ही यूज करते हैं। याद रहेगा, तो जहां मेरा पोस्टेज स्टैंप रहता है वहीं पे मेरा फ्रैंकिंग भी होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट बात एक बताया गया, सिंगल डिलीवरी एड्रेस। तो हर एक आइटम में, ये तो हम लोग पहले ही भी था, है ना। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जनरल सर्कमस्टेंसेस क्या बोला गया कि ईच आइटम शुड हैव ओनली वन डिलीवरी एड्रेस। हर एक आइटम में क्या होगा, एक ही डिलीवरी का एड्रेस रहेगा जिसमें हम लोग डिलीवरी करेंगे। एक साथ में 2 3 एड्रेस नहीं देना है, हाँ इसको पहले ए एड्रेस में ढूंढो, मिल गया तो दे दो, नहीं तो बी में भेज दो, ये नहीं चलेगा, आपको सिंगल डिलीवरी एड्रेस रहेगा। Exception may be made in according to the administrative guidelines specified time to time। ये आपका स्पेशल केसेस एक रखा हुआ है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस के आधार पर आपका ये प्रोविजन में थोड़ा चेंजेस किया जा सकता है।
अब आते हैं हम लोग एड्रेस का फॉर्मेट कैसे होगा। तो बोला जा रहा है एड्रेस में रिक्वायर्ड एलिमेंट्स क्या क्या है। तो बोला जा रहा है कस्टमर का नाम रहेगा, केयर ऑफ और सिमिलर, मतलब जैसे मान लीजिए केयर ऑफ कर दिए, सन ऑफ कर दिए, डॉटर ऑफ कर दिए, तो ये सारा चलेगा। ऑप्शनल यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है उसको बताया गया ऑप्शनल, हालांकि इट इज आपका हमारे लिए मैंडेटरी है कि हमको ये फील्ड जो है भरना रहता है। तो अभी भी ये मैंडेटरी है या नहीं है बताइए तो एक बार। अभी आप लोग जब प्लेन टिकट मैंडेटरी। बुक करते हैं मैंडेटरी हो जाता है ना। तो कस्टमर अगर आपका नहीं देते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे लिए एक ऑप्शन रखा गया था, कस्टमर अगर किसी कारणवश मोबाइल नहीं ना दे पाता है, मोबाइल नंबर नहीं दे पाता है, तो आप क्या उसको भगा दीजिएगा या उसको बुक करेंगे। 1290। 1290 रहता है ना, 1 से लेके 9 तक रहता है, उसके बाद आपका 0 रहता है ना। उसको भी हमको बुक करना है। तो जब हम बिना मोबाइल नंबर का भी बुक करते हैं, भलाई हमारे लिए जितना हमको याद आ रहा है 1 से लेके 9 तक रहता है, उसके बाद 0 रहता है, यही हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो वो नंबर को देख के हम करते हैं, एक आपका रैंडम नंबर देके, बट ये आपका ऑप्शनल हो गया कस्टमर के एंड पे। इट इज डिजरेबल बट नॉट मैंडेटरी, तो ये आपका ऑप्शनल हो गया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना, इसको भी ध्यान रखना है। फिर क्या बोला गया, हाउस और बिल्डिंग जो है उसका नंबर रहेगा, स्ट्रीट कौन सा वाला रहेगा, लैंडमार्क एरिया, देखिए ये ध्यान दीजिए, लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब मान लीजिए बिहाइंड आपका एबीसी स्कूल है ना, तो भाई एबीसी स्कूल के पीछे आपका है, तो ये आपको पता रहेगा। एरिया कौन सा है, विलेज और टाउन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, तो ये सारा चीज जो है रिक्वायर्ड एलिमेंट के भीतर हमारा दिया गया है। ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, प्लेसमेंट, द रेसिपिएंट एड्रेस शुड बी सेंटर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द एनवेलप। कहां पे रहेगा रेसिपिएंट का एड्रेस, जो हमारा एनवेलप का फ्रंट है ना, उसी में ये सेंटर्ड रहेगा। द रेसिपिएंट एड्रेस शुड बी सेंटर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द एनवेलप while the sender address goes on the lower left। तो सेंडर एड्रेस जो है हम कहां पे भेजेंगे, हम लोअर लेफ्ट में भेजेंगे, याद रहेगा। सेंडर एड्रेस जो है वो रह जाएगा हमारा लोअर लेफ्ट वाला पोर्शन पे, और सेंटर वाला फ्रंट का जो पोर्शन रहेगा उसमें हम लोग देखिए टॉप राइट वाला नहीं है, बेसिकली हमसे भी थोड़ा सा गलती हुआ है। ये हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा अगर ले लेते हैं, तो बेसिकली हमारा टारगेट किस प्रकार का होना चाहिए कि यहाँ पे लोअर लेफ्ट वाला पोर्शन जो है इधर हो गया, और हम टू एड्रेस जो है मोटा मोटी इस प्रकार के जगह पे हम दे दिए, है ना। तो सेंटर्ड कहाँ पे रहेगा, जो फ्रंट ऑफ द एनवेलप रहेगा वहां पे, लोअर लेफ्ट में टू फ्रंट एड्रेस हो गया, और यहाँ पे सेंटर, फ्रंट का सेंटर वाला पोर्शन जो रहेगा वहां पे हमारा टू एड्रेस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मार्जिन में। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है मिनिमम 15 mm ब्लैंक स्पेस ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड में जो हमारा एनवेलप है, तीनों साइड मतलब ये साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा और ये साइड हो जाएगा। ये तीनों साइड में आपको गैप देना है, कितना गैप देना है, 15 mm का ब्लैंक स्पेस देना रहेगा, याद रहेगा। तो ये तीनों में क्या हो गया, 15 mm का ब्लैंक स्पेस। बचपन का याद करके देखिए, जब हम लोग परिमिति का मैथ करते थे उसमें आपका ये सारा रहता था, इधर इतना गैप, इधर इतना गैप, टोटल कितना जमीन बचा हुआ है ना। तो ये 15 mm का ब्लैंक स्पेस रहेगा, और 40 mm का गैप रहेगा, कहां पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द एड्रेस ब्लॉक, फ्रॉम द टॉप फॉर एड्रेस ब्लॉक। तो ऊपर से कितना गैप रहेगा भाई, इधर से ज्यादा रहेगा, इधर रहेगा 40, है ना। तो इधर 40 mm रहेगा, इधर इधर और इधर आपका 15 mm का गैप रहेगा। देखिए सवाल कुछ भी पूछ सकता है, आपको लग सकता है कि सर क्यों पढ़े, ये सब फोकट का चीज है ना, इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा नहीं है या है वो तो बात की बात है, सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है ना। कौन सा एग्जामिनर बीबी के साथ झगड़ा करके क्वेश्चन सेट करेगा, इसका गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, है ना। इसलिए हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है, वर्स्ट सिचुएशन के लिए, कि भाई इससे घटिया हो ही नहीं सकता। फिर
बोला जा रहा है कि स्टैम्प और फ्रैंक का पोजीशन क्या है ना, हम लोग देखे थे स्टैम्प और फ्रैंक के लिए टॉप राइट वाला कॉर्नर हमारा रखा गया था। अब बोल रहा है कि स्टैम्प और फ्रैंक दोनों के लिए कितना का जगह चाहिए, तो भाई 74 का जगह जो है टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे रहेगा। इसी के भीतर हम लोगों को प्रयास करना है कि भाई स्टैम्प और फ्रैंक जो है इसी के भीतर रहेगा। 74 का एरिया उसके लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अच्छा, किसी को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है क्या? मजा आ रहा है थोड़ा बहुत, या पूरा एकदम बोरिंग सा है? बताइए। थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो दिया करिए भाई लोग। चलिए, दीपमाला जी मेरा इज्जत बचाई। ठीक है, मतलब सची को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, 50-50 चल रहा है। बस देखिए, दवाई जो है हमेशा कड़वा होता है, बट बीमार पड़ने पे लेना रहता है ना? तो अभी आप लोग सब बीमार हैं। किस बीमारी से? सक्सेस के बीमारी से, जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए, है ना? और हालांकि ये सक्सेस जो है पूरा टेम्पोररी वर्ड है ना? कभी कभी हम लोग, मान लीजिए आप आईपी बन गए तो आपको लगा कि सक्सेसफुल है, भाई वो सक्सेस हो सकता है, सक्सेस है, हो सकता है नहीं भी है ना? तो बहुत ज़्यादा ये कुछ है नहीं। अभी हम लोग फिलोसॉफी के ऊपर नहीं जाएंगे, है ना? जाने को मिल रहा है, अच्छा जानने को मिल रहा है। चलिए अंशु जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं कि, अच्छा रामकृष्ण जी, अच्छा आपका, आप पिछले साल आईपी एग्जाम दिए थे क्या रामकृष्ण जी? अच्छा तो चलिए कोई नहीं, चलिए उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा जाना था। कोई बात नहीं। भगवान चाहता है सर कि आप। आप फिर से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग साथ में ये करें। मेरा एक हेलो मतलब सर। एक, हाँ बताइएगा कुछ रामकृष्ण जी। यस सर। हाँ सर बोलिए ना। हमने पिछली बार अभी इसी इसी एग्जाम में हमने ट्राई किया था, हाँ पहली हाँ बार था। हाँ हाँ हाँ। आपका क्लास भी हमने बहुत बहुत सुना था, अच्छा यानी कि आप ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा हमारा एक दोस्त जो तेजपाल था, अच्छा अच्छा आप अच्छा। भी शायद जानते हैं हाँ उनको। हाँ वो हाँ तो हाँ, लग गए। उनको तो सिलेक्ट हुआ है ना इस बार? हाँ यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, उनसे बात भी हुआ, हमको मैसेज भी किया था। हमारे, हाँ, हमारे दो दोस्त सिलेक्ट हो गए जो आपके क्लास से ये करते थे। अच्छा, कौन कौन? तेजपाल था और कौन था? और अभिजीत लोमटे बोल के थे एक। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा दोनों हो गए सर हमारे अच्छा। दोस्त। चलिए, अगली बार आपका होगा। हाँ, ठीक है, अब की बार। थैंक ठीक है, यू। यस, अब की बार आईपी यस एग्जाम सर। पार, है ना? भले ही आईपी एग्जाम भले ही पास, यस दूसरे लोग बाधा निभाए या ना निभाए। योर क्लासेस आर फुल सर। ऑफ, अरे एक्चुअली मैं ना बहुत फिल्म का शौकीन हूँ और फैन हूँ। मतलब हमको मौका मिले तो हम सिनेमा हॉल में ही घर बना ले अपना, है ना? और उस सुबह से शाम देखते रहे। बीबी के साथ तो मतलब झगड़ा हो जाता है, कभी कभी झगड़ा नहीं होता है। अभी उनको समझ में आ गया, जब तक नया मूवी हम देखेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। इस कारण से अभी वो भी मान लिया है, और आपका मूवी आने पे ही बोलती है कि जाओ जाओ देख के आओ, है ना? क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक बोलेंगे चलो ना घूम के आते हैं, देख के आते हैं। तो फाइनली ये होना ही हो ही जाता है। चलिए रामकृष्ण जी, हम लोग साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यस जुड़े सर, रहिए। यस सर, ठीक, बिल्कुल सर। ओके भाई, ओके। चलिए, तो अब क्या बताया जा रहा है, देखिए पैरेलल पोजीशनिंग। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अगर अनम्यूटेड है, म्यूट चलिए हो गया है। बट ये पब्लिक तो पब्लिक तो बताया जरूर। अच्छा, बट ये पब्लिक तो बताए तो जरूर पेड़े गए। चलिए, हमको थोड़ा पढ़ने में इशू हो रहा है। सर हाँ, ये पब्लिक को बताएंगे ना, धूप पीटेगी हमें वो। अरे कोई नहीं, आप एक काम करिए ना, देखिए पब्लिक को बताना नहीं हमेशा। आप क्या करिए, एक ड्राइंग बना दीजिए। ड्राइंग बना के, एक स्केच बना के आपके काउंटर के सामने चिपका दीजिए कि भाई आपका टू एड्रेस यहाँ होना चाहिए, फ्रॉम एड्रेस यहाँ होना चाहिए। इधर एटलीस्ट, मतलब देखिए पूरा एकदम वो तो स्केल लेके बैठेगा नहीं, बट एक एटलीस्ट देखिए आपका 50% लोगों को। कुछ दिन पहले ना मेरा एक मामी है, आंटी है, वो आपका स्कूल टीचर है, और वो गया चिट्ठी बुक करने के लिए, और वो क्या किया, टू को लेफ्ट में, फ्रॉम को राइट में लिख के चली गई, है ना? और उसके बाद बुकिंग करने के लिए गया, अब जाके काउंटर पे जो है उनको बोला कि नहीं ये चिट्ठी तो पहुंचेगा नहीं। अब उन्होंने हमको फोन किया, आपका ये क्या हुआ, ये चिट्ठी काहे नहीं जाएगा, है ना? तो हम बोले कि नहीं ना, ये उल्टा हो गया, ये इधर होना चाहिए, वो उधर होना चाहिए। तो कस्टमर को कम से कम आप इतना तो बता दीजिए ना।
हाँ चलिए, तो ये हम लोग कर सकते हैं, आप उधर लगा दीजिए तो कस्टमर देखेगा तो समझ जाएगा। और आपके पोस्ट ऑफिस का ना ज़्यादातर कस्टमर जो होता है वो रेगुलर कस्टमर होता है। चलिए बिल्कुल, देखिए ये दीपमाला जी के यहाँ पे राइट एड्रेसिंग फॉर्मेट इज अवेलेबल एट आवर ऑफिस, ये अच्छी बात है। हम लोगों को कस्टमर को याद रखना है ना, कस्टमर हमारा दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दोस्त वही है ना। हम लोग कभी कभी उसको दुश्मन समझते हैं। और जैसे एक हम लास्ट दिन सोच रहे थे, एक पानी पूरी के दुकान पे गए थे पानी पूरी खाने के लिए। अब वो बंदा ना, जितना लोग आ रहा है पानी पूरी खाने के लिए वो बड़ा खुश हो रहा है, वो फटाफट से सबको सर्व कर रहा है और दूसरे आदमी को अपना प्लेट जो है दे रहा है कि भाई तुम भी आओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ जल्दी जाओ, है ना। और हमारे काउंटर पे अगर ऐसे आदमी पे आदमी आते रहेगा तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि आज क्या हो गया, साला इतना आदमी आ रहा है, पूरा मूड गंदा कर दिया। सुबह से चाय ना पी पाए, ना दोस्तों के साथ थोड़ा ये कर पाए। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे, देखिए ये खाली आपके अंदर नहीं, मेरे अंदर भी, और 99% हमारे लोगों के भीतर ये सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। जहां पे आज भी हम लोग खुद को नौकर ही समझते हैं, ओनर नहीं समझते हैं, है ना। तो जब तक हमारे अंदर ओनरशिप नहीं आएगा तब तक आप उस लेवल का सर्विस नहीं दे पाइएगा जिस लेवल का आप दे पाते हैं। चलिए अब ये कहानी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पैरेलल पोजीशनिंग क्या बताया जा रहा है, देखिए कुछ लोग होता है ना, बचपन में हम देखे थे कि हम लोग एड्रेस लिखते थे, मान लीजिए ये हो गया मेरा चिट्ठी, तो टू एड्रेस तो ऐसे लिख दिए, अब फ्रॉम एड्रेस जो है ना ऐसे लिखते थे, देखे हैं किसी ने, एक बार बताइए तो, इस प्रकार से फ्रॉम एड्रेस लिखते हुए किसी ने देखे, हाँ या ना में फटाफट से, यस नो में, देखे है ना। तो ये क्या हुआ, देखिए ये पैरेलल एड्रेसिंग नहीं हुआ। तो बोला जा रहा था एड्रेस शुड बी अलाइंड पैरेलल टू द इन्वेलप्स लेंथ। इन्वेलप का लेंथ कौन सा वाला है, तो ये वाला पोर्शन जो है इन्वेलप का लेंथ है। तो एड्रेस जो है इसी के पैरेलल होना चाहिए, ये टू एड्रेस भी फ्रॉम एड्रेस भी दोनों इसका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब अगली बात क्या बोला गया कि हर एक आर्टिकल में एटलीस्ट 10 mm का क्लियर जोन रखना है, 10 mm का आपका क्लियर एरिया जो है वहां पे आपका कहा जाता है, सिलेक्ट भी नहीं होता है, 10 mm एरिया अराउंड द एड्रेस ब्लॉक शुड रिमेन क्लियर। तो जहां पे हम एड्रेस लिख रहे हैं ना, जहां पे हम एड्रेस लिख रहे हैं उसके अराउंड में एटलीस्ट 10 mm का क्लियर एरिया होना चाहिए, याद रहेगा, ठीक है। ये जस्ट देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इसका इंपैक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि हमको तो बुक करना ही है। और अगर ये सब बोल के हम बुक नहीं करेंगे तो पहले आपका सुपरिटेंडेंट आपको कॉल करेगा, फिर सर्किल ऑफिस, रीजन ऑफिस, कभी कभी तो डायरेक्टोरेट से भी कॉल आ जाएगा, भाई क्या हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेस कंटेंट रूल क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है नॉन एड्रेस इंफॉर्मेशन लाइक कोड्स, सीरियल नंबर्स शुड ओनली अपीयर अबव द एड्रेस नॉट बिलो इट, है ना। तो अगर कोई भी नॉन एड्रेस इंफॉर्मेशन रहता है, किसी के पास हम भेज रहे हैं, उनका सीरियल नंबर है, उनका कोड है, तो ये सारा चीज एड्रेस जो हमारा रहेगा उसके ऊपर अपीयर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं। क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो है किसके लिए आपका प्रिजर्व्ड है बताइए, नीचे हम सबसे आर्टिक जो हमारा नीचे वाला पोर्शन रहता है, नॉर्मली दो चीज हमारा हो सकता है वहां पे, क्या क्या होता है बताइए। एकदम नीचे वाला पोर्शन पे अगर हम लोग आएंगे तो पिन कोड वाला हमारा रहता है ना। तो पिन कोड रहता है, हमारा मोबाइल नंबर रहता है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों का नीचे रहता है। तो अगर कोई कोड्स बोर्ड्स देना है तो वो सारा आपका ऊपर जाएगा। ये और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए बताया गया, ठीक है। 1 mm से लेके 5 mm के भीतर, 1 mm से लेके 5 mm का, सॉरी यूनिफॉर्म, अच्छा ये एक्चुअली 1 mm से 5 mm नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से 1.5 mm का होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम इसको कंफर्म कर देंगे, एक बार इसका हमारा जो आईपीओ रेगुलेशन है उसको भी डाउनलोड कर लेना रहेगा, आईपीओ रेगुलेशन इंडिया पोस्ट, फटाफट से देखते हैं एक बार, चलिए आने देते हैं इसको, बाद में देख लेंगे, एक बार कंफर्म करके हमको बताइएगा। ये मेरे हिसाब से आपका 1.5 होना चाहिए, ठीक है।
यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑफ 1 mm to 5 mm या 1.5 mm, चलिए इसको एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे। ये आपका स्पेस होना चाहिए बिटवीन द लाइंस। ईच लाइन शुड कंटेन मैक्सिमम 40 कैरेक्टर, है ना। तो एक यूनिफॉर्म स्पेस रहेगा और हर एक लाइन पे आपका मैक्सिमम 40 कैरेक्टर हो सकता है। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि हर एक लाइन पे आपका कितना कैरेक्टर रहता है, तो हमारा 40 कैरेक्टर रहता है मैक्सिमम, ठीक है। अब आते हैं हम लोगों का अकाउंटेबल आर्टिकल। अच्छा, आगे बढ़े या इसी पे हम लोग रुके? एक बार बताइए अकाउंटेबल। एक मिनट जरा, एक मिनट प्लीज वेट करिए। और चलिए, अब क्या बताया जा रहा है? अकाउंटेबल आइटम्स। तो बोला चले अकाउंटेबल आइटम्स शैल बी एड्रेस टू ए स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी टू बी एक्सेप्टेड, है ना। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन या एंटिटी के पास ही हम अकाउंटेबल आइटम जो है उसको भेज सकते हैं। Items addressed to a registered post box are permitted. Items addressed to a registered post box are permitted। देखिए ये हमारा पहले नहीं था, है ना, ये हमारा पहले नहीं था, बट ये एक कंडीशन आपका दिया गया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन का एरिया आ रहा है कि भाई अगर हम पोस्ट बॉक्स में रजिस्टर्ड आर्टिकल डालेंगे तो उसका साइन कौन करेगा, है ना। आइटम एड्रेस टू ए रजिस्टर्ड पोस्ट बॉक्स आर परमिटेड इफ द पोस्ट बॉक्स इज इनएक्टिव और नॉट रजिस्टर्ड or not registered in the name of addressee, item shall be returned to the sender। तो ये एक आपका, चलिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बट इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हो रहा है कि भाई रजिस्टर्ड आर्टिकल हम लोग विदाउट सिग्नेचर डिलीवरी नहीं करते हैं, विदाउट एक्विटेंस हम लोग डिलीवरी नहीं करते हैं। और अकाउंटेबल आइटम भी बोला जाता है जो आइटम आपका एक्विटेंस लेने के बाद ही हम डिलीवरी करेंगे। तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट बॉक्स जो है उसमें कैसे हम अकाउंटेबल आइटम को आपका डिलीवरी कर दे, तो ये मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। आप लोग भी थोड़ा हमको बता सर सकते ये हैं क्या पोस्ट होना। बॉक्स के रजिस्ट्रेशन के संबंध में है सर। हाँ, ना ना, वो तो है, पोस्ट बॉक्स के रजिस्ट्रेशन नहीं बोला भाई। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए अकाउंटेबल आइटम के बारे में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। अकाउंटेबल आइटम, चलिए हो सकता है ना ये हमारा थोड़ा सा जब पीपीटी बनाया गया उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है ना। ये पीपीटी जब बनाया गया उसमें भी गड़बड़ी हो सकता है। तो एक काम करेंगे, आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। ये सवाल जैसे होता है ना वेब सीरीज का खत्मा, इसके बाद क्या होगा अकाउंटेबल आइटम के ऊपर ये जो पॉइंट दिया गया है सही है या गलत है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो देवी और सजनों, आज हम लोग गुड नाइट कर दें यहीं पे, बताइए फटाफट। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, गुड नाइट शशि जी, शत्रुघ्न जी, रवि जी, गुड नाइट रानू कुमार जी। बस अभी अभी आप ज्वाइन किए हैं पर हम लोगों को गुड नाइट करना रहेगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, और आप लोग आज इसको ख़त्म करिए पढ़ के, मेरे लिए इंतजार मत करिएगा, हम बड़ा आलसी आदमी हैं, बड़ा स्लो स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, तो हम लोग हो सकता है थोड़ा फास्ट फास्ट इसको खींचेंगे। गुड नाइट दीपमाला जी, गुड नाइट आशीष जी। चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय एवरीवन।